तो दोस्तों मेरे हाथ में दो फ़ोन्स हैं। अब स्टॉक मार्केट की दुनिया में इन फ़ोन्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन फ़ोन्स में आपको मिलती हैं ब्रोकर की ट्रेडिंग ऐप्स। उन ट्रेडिंग ऐप्स के थ्रू आप कुछ भी शेयर, ऑप्शंस, कमोडिटी, करेंसी किसी में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, आईपीओ में पैसा लगाते हैं और जो ये पैसा है ना, बड़ी मेहनत से आप कमाते हैं। अब ये मेहनत से कमाया हुआ पैसा आप ट्रेडिंग ऐप के अंदर डालते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपकी ऐप उस पर्टिकुलर पैसे को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करके आपको आपके जो ऑर्डर्स हैं सही टाइम पे, सही तरीके से, सही प्राइस पे बाय या सेल करके दे देंगी। और जब ऐसा होता नहीं है ना, जब आपकी ऐप आपको बटन सेल का दबाने नहीं देती, जब आपका ऑर्डर प्लेस नहीं होता, जब कोई ग्लिच आ जाता है, उसमें जो दिल धक धक करता है ना, दिमाग जो ख़राब होता है ना, सारे सेंसेस, सारे इमोशन जब इकट्ठे हो जाते हैं, बंदा परेशान हो जाता है। लगता है कि जैसे फैक्ट्री में आग लग रखी हो और आप कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि फायर ब्रिगेड वाले भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। वैसी ही फीलिंग आती है। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से इंडिया में जो ब्रोकर्स हैं उनकी ट्रेडिंग ऐप्स में किस तरह के ग्लिचेस का हिस्ट्री रहा है, नंबर्स क्या कहते हैं, इंस्टेंस कैसे हुए हैं, दुनिया भर में क्या हो रहा है, होना क्या चाहिए, सेबी ने क्या पेनल्टी लगा रखी हैं, होता क्या है, एक्चुअल में इसका सॉल्यूशन क्या है, ये सब चीज़ें इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार, इंडिया की ब्रोकिंग ऐप्स को देखने से पहले ये देखते हैं कि बाहर कुछ ऐसा एग्जांपल है जिससे हम रेफरेंस ले सकते हैं। अमेरिका में स्टॉक मार्केट में नेस्डैक जो इंडेक्स है, वहाँ पे एक स्टॉक ब्रोकर है रॉबिनहुड करके, वहाँ का डिस्काउंट ब्रोकर है। अब नेस्डैक पे 16 दिसंबर 2023 को एक स्क्रिप्ट है, एक स्टॉक था कॉस्मोस हेल्थ करके। अब इन्होंने एक दिन पहले ही रिवर्स स्टॉक स्प्लिट, मतलब कि इनके 25 शेयर, जो किसी के पास 25 शेयर हैं अगर, वो एक में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक स्टॉक स्प्लिट होता है 1 के 25, एक रिवर्स स्टॉक स्प्लिट होता है 25 के, मतलब नंबर कोई भी हो। तो इस केस में 25:1 का रेशियो लगाया गया था। लेकिन रॉबिनहुड के ऐप में ये रिवर्स स्टॉक स्प्लिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हुआ। इस चक्कर में लोगों ने जितने थे उनसे ज़्यादा स्टॉक्स की शॉर्ट सेलिंग कर दी। मतलब $57 मिलियन का स्टॉक्स शॉर्ट सेलिंग में चला गया क्योंकि रॉबिनहुड की ऐप में ग्लिच था। रॉबिनहुड ने बात को समझ लिया। उन्होंने अपने क्लाइंट्स का नुकसान होने से बचाने के लिए खुद उस पर्टिकुलर स्टॉक के $57 मिलियन के शेयर खरीदे और बाद में सबकी पोजीशन को ऑफसेट किया ताकि किसी क्लाइंट का नुकसान ना हो। अब इसमें $57 मिलियन का रॉबिनहुड ने नुकसान नहीं लिया, लेकिन किसी और का नुकसान होने से बच जाए इसके लिए खुद ही स्टेप ले लिया। इसके लिए उनको कुछ करोड़ों का नुकसान तो डेफिनेटली हुआ होगा, लेकिन किसी ने आके कहा नहीं, किसी क्लाइंट ने उनको कहा नहीं, किसी रेगुलेटर ने, किसी एक्सचेंज ने उनको कहा नहीं कि आप ये करें, खुद से किया। एक एग्जाम्पल है। अब आ जाते हैं इंडिया की ब्रोकिंग ऐप्स के ऊपर। अब यार, इंडिया में ना, आप जब भी आप कोई शिकायत करते हैं, आपको पता है ना कि आप स्कोर्स में जाके शिकायत कर सकते हैं। टाइप 1 से लेकर टाइप 9 तक की शिकायतें होती हैं। मैं बहुत सारी ऐप्स, बहुत सारी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। टाइप 5 शिकायत वो होती है जहाँ पे आपका टेक लेवल का कोई इशू होता है, ब्रोकर की ऐप नहीं चल रही, एग्जीक्यूट ऑर्डर नहीं हो रहा, तो आप टाइप 5 शिकायत लगाते हैं। अब इंडिया के जो ब्रोकर्स हैं उनकी शिकायतों का ब्यौरा देख लेते हैं 2022 में और 2023 में, मतलब 2021-22 का फाइनेंशियल ईयर और 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर में कितनी शिकायतें हुई और टाइप 5 की शिकायतें कितनी हैं। अब आपके सामने डेटा आपको टेबल पे दिखाई दे रहा होगा। ये 2022 का डेटा है, करीब 3640 शिकायतें हुई थी। उसमें से ये टाइप 1A शिकायतों का मतलब है कि टोटल शिकायतें, लेकिन टाइप 5 शिकायतें ज़रूर के देखिए 44%, 5 पैसा 53.6%, एंजल 1 45, कोटक 57, अपस्टॉक्स 52, ICICI 47 और फिनवेजिया के खिलाफ 67 शिकायतें हुई थी। उसमें से 47 शिकायतें, मतलब 70% शिकायतें टाइप 5 की थी, टेक की इशू की थी। अब ये जो टेक इशूज़ होते हैं ना, ये कुछ ही दिन होते हैं, मतलब किसी दिन ऐप में प्रॉब्लम आया, एकदम से ये शिकायतें आ जाएंगी, करेक्ट। लेकिन अगर ये बार बार हो तो दिक्कत वाली बात है। अगर मैं 2023 का डेटा आपके सामने अभी शो करूं, वही ब्रोकर्स 53%, ज़रोडा 5 पैसा 57% पे ही है, एंजल 1 49 पे चला गया, कोटक 59 पे चला गया, अपस्टॉक 60 पे चला गया, ICICI 47 पे, लेकिन फिनवेजिया है तो 57% पे। लेकिन नंबर ऑफ कंप्लेंट्स देखिए आप, 1010 शिकायतें एक ही साल के अंदर। इतनी शिकायतें तो किसी बड़े ब्रोकर भी नहीं हुई हैं। उसमें से भी 579 शिकायतें दोस्तों टेक के रिलेटेड शिकायतें हैं। और ये एक बार नहीं हुआ है, मल्टी बार हुआ है। और मैं आपको बताता हूं कौन से ब्रोकर का कितनी बार क्या क्या हुआ है, नंबर्स और डेट्स के साथ। सबसे पहले ज़रोडा नंबर 1 इंडिया का ब्रोकर है, डिस्काउंट ब्रोकर है। नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स के लेवल पे भी देख लीजिए और टर्नओवर, मतलब रेवेन्यू के लेवल पे भी ठीक ठाक साइज पे आता है। तो ज़रोडा से शुरू करेंगे तो 11 अगस्त 2022 को इनकी काइट ऐप बंद हो गई 10 मिनट के लिए। लेकिन स्टॉक मार्केट में 10 मिनट क्या, कुछ सेकंड के लिए ऐप बंद हो जाती है ना, तो 1 लाख का जो फायदा है वो 1.5 लाख के लॉस में बदल जाता है, ये आप सबको पता है। फिर आया 22 नवंबर 2022 का दिन, यहाँ पे भी ऐप कुछ समय के लिए बंद हो गई और यहाँ पे भी ट्रेडर्स को काफी नुकसान झेलना पड़ा। अगले साल 2023 में 27 अप्रैल को ज़रोडा की काइट ऐप, डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म दोनों ही काम करना बंद कर गए। जो ऑर्डर पेंडिंग स्टेटमेंट था ना, वो अपनी पोजीशन क्लोज ही नहीं कर पाया। ज़रोडा ने बाद में कहा कि देखिए, हमारी दिक्कत नहीं थी, ये जो एक्सचेंज की लाइन थी ना, वो डिस्कनेक्ट हो गई है, तो रुकावट के लिए खेद है।
और अभी 9 जुलाई 2023 को कुछ दिन पहले की बात है, ज़रोड़ा में अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे थे तो BSE सेंसेक्स में आप अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे थे। और जब इसकी इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी देर तक बंद रहा बाय द वे, और जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता ज़रोड़ा ने क्या बताया कि देखिए जी, हमारा इंटरनेट का डिस्कनेक्शन हो गया था, माफ़ कीजिएगा, लेकिन इस केस में ज़रोड़ा ने कहा कि हम आपको रिफंड करेंगे। आगे बढ़ते हैं अपस्टॉक्स। अब अपस्टॉक्स में कुछ समय पहले तो बहुत रेगुलर शिकायतें आया करती थी, अब थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन इनका जो टाइप 5 शिकायतें का परसेंटेज है ना, अभी भी बढ़ रहा है। अब 2 फरवरी 2021 को इनकी ऐप में ऑटोमेटिकली जो ऑर्डर्स थे स्क्वायर ऑफ हुए जा रहे थे, मतलब यूजर ने कहा ही नहीं फिर भी स्क्वायर ऑफ। फिर 21 जून 2022 को इनकी अपस्टॉक्स प्रो वेब ऐप कंप्यूटर में जाके आप जब ट्रेडिंग करते हैं ना, वो हैंग हो गई। और बाद में उन्होंने कहा कि देखिए जी, जहाँ पे हमारा होस्टिंग हो रहा है ना, जैसे अमेजोन का AWS है, वैसे ही क्लाउडफेयर है, उसमें दिक्कत आ गई थी, तो इसलिए रुकावट के लिए खेद है। अब अगला नाम है फिनवेजिया का। अब ये जो ब्रोकर है ना, ये वन ऑफ इट्स ओन काइंड है, क्योंकि ये आपसे ब्रोकरेज देते ही नहीं है। लेकिन यार इस चक्कर में काफ़ी लोग इनके पास चले जाते हैं। इनके इश्यूज़ थोड़े से रेगुलर हो गए हैं पिछले कुछ महीनों में। पहले भी इनके इश्यूज़ आया करते थे और हम इनके बारे में पहले भी बता चुके हैं। अब 14 अप्रैल 2023 की बात कर लीजिए। यहाँ पे इनका फ्रंट एंड जो आपको दिखता है, बैक एंड जो डेटा संभालता है, इसमें ही सिंक्रोनाइजेशन आउट ऑफ सिंक हो गए थे। मतलब डेटा जो आपको दिख रहा था वो था नहीं, ये इनका कहना था। बाद में जो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, अब इस चक्कर में बहुत सारे लोगों का ऑप्शन ट्रेडिंग में अच्छा खासा नुकसान हुआ। इन्वेस्टिगेशन की गई, इन्होंने कहा कि देखिए हम पैसा रिफंड करेंगे। इन्होंने किए भी, काफ़ी लोगों के ट्विटर पे काफ़ी लोगों ने बताया भी कि पैसा रिफंड हुआ है। लेकिन इसके अलावा भी दिस वाज नॉट दी ओनली इंस्टेंस फिनवेजिया के केस में जब ये हुआ। इसके अलावा भी 2 और इंस्टेंस हुए हैं जहाँ पे फिनवेजिया की ऐप में छोटा या बड़ा दिक्कत तो 2023 में ही आ चुका है। लेकिन फिनवेजिया ने पिछले केस में 3 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन देके काम को रफा दफा किया। अगला नाम है एमस्टॉक का। अब ये ब्रोकर डिस्काउंट ब्रोकर के नाम पे पता नहीं क्या है, क्योंकि ये टेक लेवल पे काफ़ी पीछे हैं। एंड द प्रॉब्लम इज दैट दे डोंट एक्सेप्ट इट। अब देखिए, एमस्टॉक काफ़ी ग्लिचेज आए हैं। टाइप 5 में अगर इनकी शिकायतें देखेंगे तो काफ़ी ऊंचा नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक केसेस की बात करूं तो 12 अक्टूबर 2022 को इनकी ऐप बंद हो गई। 3 घंटे के लिए ऐप बंद हो गई, लेकिन 2:15 बजे आके इन्होंने कहा कि ट्विटर पे आके कहा कि सॉरी, लेकिन अब ठीक हो गया है और आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। फिर 13 मार्च 2023 को इनकी ऐप में फिर से ग्लिच आया। इस बार कोई भी ट्रेडर लॉग इन ही नहीं कर पा रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद इन्होंने ट्विटर पे आके कहा अब माफ़ कर दीजिए, लेकिन अब आप लॉगिन कर सकते हैं और ट्रेडिंग भी। फिर बात करते हैं कोटक सिक्योरिटीज़ की। इनकी ऐप है कोटक न्यू। 5 दिसंबर 2022 को इनकी ऐप में कोई भी ऑर्डर स्क्वायर ऑफ नहीं कर पा रहे थे। NSE में अगर आपने ट्रेडिंग करनी है, पूरा दिन इनकी ऐप बंद रही थी। उस चक्कर में कोई नया ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। और कोटक सिक्योरिटीज़ ने बाद में रीज़न बताया कि NSE के साथ जो उनकी लाइन कनेक्टेड थी उसमें गड़बड़ थी। इसके पहले भी 4 मई 2022 को ऐसा ही इशू आ चुका था। उस समय LIC का IPO आना था और लोग लॉगिन करके उस IPO को अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। इन्होंने ट्विटर पे जाके कहा कि हाँ जी, अभी थोड़ा दिक्कत चल रहा है, लेकिन थोड़ी देर में ग्लिच ठीक कर देंगे। और तो और NSE की भी बात करें, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, तो 2021 में इनके साथ भी हो चुका है, जहाँ पे NSE ही बंद था। मतलब कोई ब्रोकर नहीं चल रहा था। ब्रोकर का नुकसान हुआ, ट्रेडर्स का नुकसान हुआ। और बाद में कहा कि जी 2 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं हमारे, दोनों बंद हो गए। और बांद्रा मुंबई में एक जगह है, वहाँ पे उन्होंने सड़कें खोल रखी थी इंटरनेट प्रोवाइडर्स ने, और उसकी वजह से लाइन कट हो गई और इसकी वजह से इंटरनेट बंद हो गया और उसकी वजह से NSE भी बंद हो गया और ब्रोकर भी बंद हो गए और सारा का सारा स्टॉक मार्केट बंद हो गया। अब देखिए, ब्रोकर ने जो, एक्सचेंज ने जो करना था वो तो कर दिया। और टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे एक ह्यूमन कंट्रोल नहीं होता। ये एक अच्छा आंसर है हमेशा, लेकिन क्या ये आंसर जायज़ है? क्या एक ही ब्रोकर या एक ही पार्टिसिपेंट बार बार ये चीज़ करे तो क्या ये जायज़ है? क्या बाकी ब्रोकर्स के साथ ये नहीं होता तो वहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं? इसके बारे में एक लंबा डिस्कशन है। लेकिन सेबी ने जब NSE का ये ग्लिच हुआ था, जहाँ पे पूरा दिन NSE बंद रहा था, उस समय सेबी ने कहा कि अगर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की वजह से NSE बंद था तो NSE ने उन पर्टिकुलर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स का ऑडिट समय से क्यों नहीं किया, क्यों चेक नहीं किया, क्यों उनको पता नहीं था ये होने वाला है? इस पे NSE की गलती है। NSE ने कहा हाँ जी, माफ़ कर दीजिए, सॉरी, हम केस को सेटल कर सकते हैं, आप बताइए सेटलमेंट कैसे करें। अब देखिए, सेबी ने हर जगह सेटलमेंट के प्रोविजंस लगा रखे हैं, चाहे अगर आपने कुछ गड़बड़ की है, फ्रॉड किया है, इस केस में टेक्निकल फ्रॉड हुआ है, वॉट एवर वी कॉल इट। तो जी सेबी ने काफ़ी तफ्तीश की। उन्होंने कहा कि देखिए फाइन तो लगेगा, 72.64 करोड़ रुपए का फाइन लगा NSE के ऊपर। पता नहीं कि लोगों का कितना नुकसान हुआ था, ब्रोकर्स का कितना नुकसान हुआ था, और ये सारा का सारा पैसा
सेबी के पास जाता है। अब एनएससी के इस ग्लिच के बाद सेबी ने कहा कि यार थोड़े तगड़े रूल बनाने चाहिए, थोड़े कड़े वाले। अब आज की तारीख में अगर ऐसा होता है, कोई भी एमआईआई मतलब मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, चाहे वो ब्रोकर है, क्लियरिंग हाउस है, एक्सचेंज है, व्हाटएवर, अगर वो आधे घंटे के अंदर अंदर बताता नहीं है, डिक्लेयर नहीं करता है कि उसके पास टेक का इशू आ गया है, तो उस केस में उसको पिछले 2 साल का जो प्रॉफिट है उसका 10% वैल्यू या 2 करोड़ जो भी ज्यादा है वो देना पड़ेगा। इसके साथ साथ उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और जो सीटीओ हैं, सीटीओ मतलब चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, जो कि बेसिकली टेक्नोलॉजी संभालते हैं उस कंपनी की, उनको अपने उस साल की सैलरी का 10% फाइन के रूप में देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर वो इंस्टीट्यूशन 45 मिनट के अंदर अंदर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, टेक ग्लिच को सॉल्व नहीं करती है, उस केस में भी ये फाइन जो बताया गया अभी एज इट इज एमडी सीटीओ और साथ साथ उस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर लागू होगा। और अगर ये 45 मिनट के ऊपर चला जाता है टाइम, उस हिसाब से ये पेनल्टी भी बढ़ती जाएगी। अब सेबी ने इन टेक ग्लिचेस को सॉल्व करने के लिए एक फ्रेमवर्क तो बना रखा है, लेकिन उसकी सारी जिम्मेवारी खुद पे नहीं है, बाकी एंटिटीज पे है। फॉर एग्जांपल, ट्रेडर को कहा गया है कि अपना रिस्क मैनेजमेंट उस हिसाब से बना के रखिए, जब भी आप ट्रेड में एंटर करते हैं तो अगर टेक ग्लिच होता है तो आपका प्रॉब्लम इतना बड़ा ना हो। इसके अलावा ब्रोकर को कहा गया कि देखिए आपके पास ना एक कोल्ड टेस्टिंग प्रोटोकॉल होना चाहिए, मतलब आपको अपनी ऐप को उस हिसाब से डेमो टेस्ट करने चाहिए। अगर सच में ग्लिच आया तो आप किस तरह से बिहेव करेंगे, आपके पास टीम मेंबर्स कौन से क्या काम करने वाले हैं, ये सारा का सारा एक प्रोसीजर, एक एसओपी होना चाहिए। और साथ में ब्रोकर को ये भी कह दिया गया कि आपके स्टाफ के पास उतनी काबिलियत, उतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि जब भी टेक ग्लिच हो तो सबको पता हो कि उनको क्या क्या काम करना है, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपके ऊपर पेनल्टी लगा देंगे। और हाँ, ब्रोकर को अपने सिस्टम्स को बार बार रेगुलरली ऑडिट भी करना पड़ेगा ताकि ये ग्लिच आए ही ना। अच्छा चलो, मान भी लिया कि ये सारा फ्रेमवर्क सही है, लेकिन ये सारा का सारा फ्रेमवर्क सही तरीके से मैनेज हो रहा है या नहीं हो रहा, इसका ऑडिट कौन कर रहा है? बात तो सही है। अब यहाँ पे एक सवाल बनता है कि क्या ट्रेडर किसी भी स्टॉक ब्रोकर को गुनहगार ठहरा सकता है या उसको कह सकता है कि आप मुझे कॉम्पनसेशन दो? तो इसका जवाब है नहीं। जब भी आप किसी के साथ डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो उसके ना बहुत बड़ा फॉर्म होता है, ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। वहाँ पे ना बहुत छोटे से फॉन्ट पे लिखा होता है कि देखिए जो ब्रोकर है आपको हर वक्त इंटरनेट के थ्रू स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग मुहैया प्रोवाइड करने की कोई प्रॉमिस नहीं करता। अरे सेबी का खुद का एक सर्कुलर है जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि देखिए ट्रेडर को यह पता है कि इंटरनेट पे जो भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है वो अनिश्चितताओं मतलब अनसर्टिनिटीज के साथ आती है। इस केस में भी स्टॉक ब्रोकर और जो एक्सचेंज है वो आपको किसी भी तरह का 100% गारंटी नहीं दे सकते कि हर बार आपको सर्विस मिलती रहेगी। किसी भी ट्रेडर का, एक्सचेंज या ब्रोकर या किसी मार्केट पार्टिसिपेंट के साथ कोई भी जिम्मेवारी नहीं है जहां पे आपको इंटरप्शन, सस्पेंशन, मॉल फंक्शनिंग या कुछ भी सर्विस का प्रॉब्लम आता है। ये क्लॉज नंबर 10 195 नंबर पेज में साफ साफ लिखा गया है। ऊपर से अगर एनएससी का व्यू लोगे तो एनएससी ने भी कहा है कि देखिए हमारा भी एक सर्कुलर है, उसमें हमने भी कहा है पॉइंट नंबर 10 में, जहां पे हम कह रहे हैं कि देखिए ग्राहक मतलब ट्रेडर स्टॉक ब्रोकर के आईबीटी मतलब इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम में किसी भी निलंबन, रुकावट जो कि ब्रोकर और एक्सचेंज के नियंत्रण से परे हैं उसके ऊपर कोई भी कोर्ट केस नहीं कर सकता। मतलब हम पे ऐसी कोई बंदिश नहीं है। सिंपल भाषा में कोई भी ट्रेडर, आप और हम किसी भी ब्रोकर और एक्सचेंज के खिलाफ कभी भी कॉम्पनसेशन के लिए कोई भी केस दर्ज नहीं करवा सकते और इसके ऊपर बकायदा हम साइन करते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल बनता है कि सेबी की कोई जिम्मेवारी नहीं है, सेबी ने कुछ ऐसा काम नहीं किया जो कि इन्वेस्टर या ट्रेडर के हित में हो। 2022 में दिसंबर में कागजों के ऊपर एक सोल्यूशन तो बताया गया था लेकिन अभी प्रैक्टिकल लेवल पे अप्लाई नहीं किया गया है। उसको कहते हैं IRRA मतलब इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म। अब इसमें करना क्या होता है, देखिए जब भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है ब्रोकर के ट्रेडिंग ऐप में तो सेबी ने कहा हुआ है कि एक्सचेंज को अपना एक अलग से प्लेटफॉर्म बनाना है जो कि प्लान बी की तरह काम करेगा। और इसमें होगा क्या, अगर इशू आता है ट्रेडर की प्लेटफॉर्म मतलब ब्रोकर के प्लेटफॉर्म में तो ट्रेडर को एक अलग से बैकएंड लॉगिन मिल जाएगा जिसमें जाके वो अपना यूसीसी कोड मतलब क्लाइंट कोड और पैन कार्ड का नंबर डालेगा, लॉगिन करेगा और जो भी अपनी पोजीशन है उसको एग्जिट कर सकता है, पेंडिंग ऑर्डर है उसको रिमूव कर सकता है। और साथ में ब्रोकर को भी एक एडमिन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जहां पे ब्रोकर सारे के सारे जो अपने ट्रेडर क्लाइंट है उनके ऑर्डर्स को मॉनिटर कर सकते हैं। और हाँ, सेबी ने यह भी कहा है कि एक्सचेंज को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ब्रोकर टाइम से नहीं बताता है कि उसकी ब्रोकरिंग एप्लीकेशन में इशू आ गया है तो एक्सचेंज को देखना पड़ेगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके, नहीं तो ब्रोकर के साथ कनेक्ट होकर भैया कि आपका प्लेटफॉर्म सही चल रहा है ना। अगर कोई इशू आता है ट्विटर पे दिख जाता है तो अभी ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा साउंड करता है लेकिन विजिबल नहीं है, मतलब आवाज़ अच्छी है लेकिन दिखता नहीं है क्योंकि अभी प्रैक्टिकल लेवल पे ये हो नहीं रहा, बट होपफुली ये हो जाए। अब देखिए यार, टेक्नोलॉजी है, इशू आ सकते हैं लेकिन कोई ना कोई जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, कोई ना कोई एक रूल बनाने पड़ेंगे, एसओपी बनाना पड़ेगा, मतलब सिस्टमैटिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसके तहत कुछ ना कुछ बाउंडेशंस ब्रोकर, एक्सचेंज, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस के ऊपर लगानी पड़ेंगी ताकि उनको पता लगे कि भैया
आपको नुकसान हो सकता है अगर किसी ट्रेडर का नुकसान करवाएंगे तो, और वो भी स्पेशली तब जब बार बार आपके साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कुछ सोल्यूशन सोचे कि सबसे पहले देखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हमें इलाज करवाना है उससे पहले उस चीज को होने से ही पहले रोक दें। फॉर एग्जाम्पल, टाइप 5 कंप्लेंट से भी बताता है, स्कोर्स के पोर्टल में जाके आप कर सकते हैं जब आपको टेक्नोलॉजी लेवल का इशू आता है किसी भी ब्रोकर के खिलाफ किसी भी पॉइंट इन टाइम पे 40% से ज्यादा, 40 भी बहुत ज्यादा, लेकिन 40% से भी ज्यादा ये टाइप 5 की कंप्लेंट्स नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको शुरुआत में जब वीडियो में देखा था, टॉप ब्रोकर्स 50, 60, 70% यही टाइप की कंप्लेंट है। अगर 40% से ज़्यादा जाता है तो सेबी को एक ऑडिट बिठाना चाहिए, खुद से चेक करना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर दिक्कत दिखती है तो वहाँ पे पेनल्टी लगाई जानी चाहिए। पेनल्टी लगा के साथ साथ ब्रोकर को कहना चाहिए कि दोबारा अगर टाइप 5 कंप्लेंट बीट करती हैं नंबर को, तो आपके जो CTO है ना, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, उसको सस्पेंड करना पड़ेगा, डिसमिस भी कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर इशू आता है तो कुछ ना कुछ ऐसी पेनल्टी लगानी चाहिए जहां पे ब्रोकर को ही सस्पेंड कर देना चाहिए अपनी सर्विसेज से। एग्जिस्टिंग क्लाइंट को सर्विस करो, उससे रेवेन्यू ब्रोकरेज कमाओ, लेकिन नए डीमैट अकाउंट्स आप कुछ समय के लिए नहीं खोल सकते, कुछ ऐसा पेनल्टी हो। इसके साथ साथ सेबी को खुद भी अपने ऊपर जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि भैया ऑडिट आप खुद भी कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि एक ब्रोकर की ट्रेडिंग ऐप की स्केलेबिलिटी क्या है। स्केलेबिलिटी मतलब कितने कंकरेंट यूजर, मतलब एक टाइम पे कितने यूजर्स इकट्ठे उस ऐप को यूज कर सकते हैं, उसका वो थ्रेशहोल्ड लिमिट क्या है जहां पे वो जाके ट्रेडिंग ऐप ब्रेक करना शुरू कर देती है, टूटने लग जाती है, मतलब बग आ जाते हैं, दिक्कत आ जाती है, फट जाती है। उस केस में हर एक ट्रेडिंग ऐप का ऑडिट हर 3 या 6 महीने में खुद से भी करे, एक्सचेंज से करवाए, उसका एक नंबर रिलीज हो, 6 महीने में कम से कम रिलीज किया जाना चाहिए कि भैया फिनवेजा, कोटक सिक्योरिटीज, एंजल वन, ज़ेरोडा, अपस्टॉक्स, 5 पैसा, इन सब का थ्रेशहोल्ड इनकी ट्रेडिंग ऐप्स इतने लाख, इतने करोड़ यूजर्स को यूज मतलब कंकरेंटली अलाउ कर सकती हैं, और ये नंबर उस ब्रोकिंग ऐप के अंदर लिखा होना चाहिए ताकि ट्रेडर को हमेशा ट्रांसपेरेंसी के साथ क्लियरली दिखे कि भैया 60 लाख लोग बैठे हैं, 1 करोड़ लोग इसमें कंकरेंटली ट्रेडिंग कर सकते हैं लास्ट ऑडिट के हिसाब से। उस चक्कर में उसको पता रहेगा कि 60 का, 70 का, 80 का, 90 लाख, 95 लाख हो गया है, अब फट सकता है, मुझे अपनी पोजीशन अगर लेनी है, एग्जिट करनी है, मैं कर लूँ, क्योंकि मेरा ट्रेडिंग ऐप, ब्रोकर का ट्रेडिंग ऐप बंद हो सकता है। इसके साथ साथ सेबी डेटा फीड लेवल का भी चेक कर ले कि सही टाइम पे सही फीड दिखाई दे रही है, कोई डिले तो नहीं है, ऑर्डर प्लेसमेंट में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। नॉर्मल लेवल के ऑडिट भी करे रहने चाहिए ताकि ब्रोकर के कान हमेशा से खड़े हों कि भैया मेरा टेक्नोलॉजी, मेरी कस्टमर सर्विस का फ़ोन 5 ना उठाओ, मेरा ब्रोकरेज मेरे को ज़्यादा या कम लगा लो, लेकिन मेरी ट्रेडिंग ऐप बंद हो गई ना तो मेरा सबसे बड़ा नुकसान है। और साथ में इसके ऊपर एक छोटा सा चेरी ऑन द टॉप ये भी कर दीजिए कि लास्ट ग्लिच कब आया था, ये ब्रोकर की ऐप के होम पेज के ऊपर वाले एरिया में लिखा होना चाहिए कहीं ना कहीं कि भैया लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इतनी बार ये ऐप में ग्लिच आया है, लास्ट डेट ग्लिच का टाइम स्टैम्प के साथ ये था। अब जो नया डीमैट अकाउंट खोल के ट्रेडर आएगा ना तो उसको पता रहेगा कि मेरे इस ब्रोकिंग ऐप की हिस्ट्री क्या है, फ्यूचर में उस बेस पे डिसाइड कर सकता हूँ। और इन्वेस्टिगेशन और रिफंड ये ब्रोकर के हाथ में है एज ऑफ नाउ, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे भी फ्रेमवर्क बनाया जा सकता है, क्योंकि यार जब ट्रेडर का नुकसान होता है ना तो वो वॉल्यूम में होता है, हमें नहीं पता कितने लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, वी डोंट नो दैट। क्यों FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कभी रोते नहीं है टेक्नोलॉजी को लेके, उनके भी तो टेक्नोलॉजी चल रही है। क्या रिटेल ट्रेडर को ही टेक्नोलॉजी, अब ठीक है वो मोबाइल ऐप का इस्तेमाल नहीं करते होंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी का किसी ना किसी फॉर्म में तो इस्तेमाल करते होंगे, HFT करते होंगे या बड़े काम करते होंगे, बड़े लोग हैं, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी हमेशा दुरुस्त होती है। कभी नहीं सुना कोई खबर में कि FII का टेक्नोलॉजी के कारण इतना बड़ा नुकसान हुआ। अगर उनके लिए बन सकती है तो यार एक ट्रेडिंग ऐप, ये फ़ोन में ऐप बन सकती है, कोशिश कीजिएगा। आपको क्या लगता है कि और क्या इंप्रूवमेंट लाई जा सकती हैं? कमेंट सेक्शन आपके लिए ही बना हुआ है दोस्तों। अगर स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री के बारे में हमेशा अवेयर रहने के लिए और क्या चीज़ें हो सकती हैं, होती रहेंगी, फ्यूचर पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, और डिजिटल ब्लॉगर एक ऐसा चैनल है जो आपको सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।